आज के क्लास से हम लोग अपने क्लास 10th के एक नए सब्जेक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और आज के क्लास से हम लोग अपने साइंस को स्टार्ट करेंगे अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हालांकि ये जो चैप्टर है क्लास 10th के साइंस का, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो केमिस्ट्री से ही आप कह सकते हो कि हमारे क्लास 10th के साइंस का शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि यही हमारा पहला चैप्टर है। तो हम लोग इसी से अपना क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास 10th के साइंस को। और साइंस का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ध्यान रखना है कि ये चैप्टर आता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हम लोग अपने क्लास 10th का शुरुआत करते हैं, समझिए ध्यान से। अब चूँकि हम लोग आज से क्लास 10th के साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पूरे के पूरे क्लास 10th के साइंस को जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक आपको फॉलो करना है। सबसे पहला बात ये, ऑफलाइन वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले बच्चे भी, आप सबके लिए क्या है समझिए। सबसे पहली बात तो जो भी कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्क्रीन पर या फिर अपने बोर्ड पर आकर पढ़ेंगे, है ना, जो भी कुछ पढ़ेंगे, ध्यान रखना है कि वो सब कुछ आप लोग अपने एक कॉपी में सेम टू सेम लिखते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सब कुछ A to Z NCERT बेस्ड रहेगा और CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। CBSE का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो सबको ही ध्यान रखना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग कि बीच बीच में आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा सब कुछ। जो भी चीज़ हम लोग चाहे स्क्रीन पर पढ़े या फिर हम लोग अपने बोर्ड पर पढ़े, जो कुछ भी पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी पढ़ेंगे, तो आप अपना एक साइंस का कॉपी बिल्कुल फ्रेश कॉपी बना लीजिएगा और उसी में सब कुछ आप अपना लिखते चलिएगा। और ध्यान रहे कि जो कुछ साइंस में आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एक ही कॉपी में आ जाना चाहिए। 2-3 कॉपी बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉपी थोड़ा सा आपको मोटा लेना है, ठीक ना। 2-3 कॉपी रहेगा तो खुद आपको बल्कि लगेगा और कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं लिखना है। जो भी आप लिखेंगे उस कॉपी के अंदर लिखेंगे और जो चैप्टर का वो पार्ट होगा वहीं पे उसको लिखेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा साइंस आपका एक कॉपी में आ जाएगा और रिवीजन करने के लिए हमको 2-3 कॉपी ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कन्फ्यूज होने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास 10th का साइंस। और साइंस में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब जरा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, आप समझिए। वो जो हमने बताया है वो तो पूरे क्लास 10th में आपको फॉलो करना है, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को 2 चीज़ बेसिकली पढ़ना है। एक वो चीज़ जो केवल थ्योरी वाला चीज़ है, जो कि केवल आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, उसमें उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत है ही नहीं। तो जो ऐसा चीज़ होगा उसको हम लोग अपने स्क्रीन पर ही कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो बचा, जिसमें कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें हैं, जो कि बिना बोर्ड पर आए, बिना ड्रॉ किए, बिना समझाए आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पर भी चलेंगे। तो ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। और दूसरी चीज़ें, जो थ्योरी वाला चीज़ है वो और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो दोनों हम लोग अच्छे से करते चलेंगे, तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर को हम लोग कैसे कवर करेंगे, 2 तरीके से। जो थ्योरी वाला चीज़ होगा केवल जो पढ़ के ही काम चल जाएगा, वो हम लोग अपने स्क्रीन पर कर लेंगे। और जो चीज़ ड्रॉ करके समझाना होगा आपको, वो हम लोग अपने बोर्ड पर आके उसको समझेंगे। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को लेकर आपको निश्चिंत रहना है। आगे बढ़े हम लोग। तो आइए, आज का जो हमारा पूरा क्लास है वो केवल स्क्रीन पर ही चलेगा, जो कि केवल थ्योरी वाला चीज़ें हैं, जो कि आपको केवल सुनना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहले है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। और एक बात और फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है आपको, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी कई बार बोलेंगे, कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे NCERT बेस्ड होगा, सिलेबस बेस्ड होगा, है ना। जो एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। देखिए, चेंज जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। अब आइए थोड़ा डीपली समझते हैं कि फिजिकल चेंज वाकई में क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है समझिए। फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच
नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज का मतलब हो गया एक ऐसा चेंज जिसमें कोई चीज़ चेंज जब होगा ना तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगा, वो वही चीज़ रहेगा। मतलब फिजिकल चेंज में कोई नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे तो अभी आपको और समझ में आएगा। फिजिकल चेंजेज आर टेम्प्रोरी चेंज। ये कैसा चेंज है? टेम्प्रोरी है, मतलब परमानेंट नहीं है। मतलब इसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्प्रोरी चेंज है, ठीक है ना। परमानेंट रहता तो आप नहीं कर पाते, एक बार जो आपने चेंज कर दिया वो वही रहता। लेकिन चूंकि ये टेम्प्रोरी चेंज है तो आप इसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मतलब हम इसको जब जब चाहें तब तब रिवर्स कर सकते हैं। मतलब कि दोबारा बार बार हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज आर बॉइलिंग वाटर। जैसे यदि आप पानी को बॉयल करोगे ना तो वो वेपर बन जाएगा, लेकिन वेपर भी क्या है? वाटर ही तो होता है, तो वाटर ही रहा, तो क्या कोई नया चीज़ बना? ध्यान से समझना है। आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जब हम लोग पानी को बॉयल करेंगे तो वो तो लिक्विड रहता है, जब वो वेपर बन जाएगा तब तो वो गैस हो गया। तो यहाँ पे केवल स्टेट चेंज हुआ है, लिक्विड से गैस बन गया, केवल स्टेट चेंज हुआ। लेकिन क्या जो हमारा मेन चीज़ है वो बदला क्या? नहीं। वाटर पहले लिक्विड के फॉर्म में था, अब वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन है तो वाटर ही। तो फिर चेंज क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ केवल, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ है वो चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। जैसे हम लोग फ्रीज में बर्फ़ को जमाते हैं, आइस क्यूब, तो बर्फ़ रहता है, जब वो पिघल जाता है तो पानी बन जाता है। तो जब वो जमा हुआ था तब भी वो पानी ही है, और जब पिघला तब भी वो पानी ही है। बस फ़र्क ये है कि जब वो जमा हुआ था तो वो सॉलिड फॉर्म में था, और जब पिघल गया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, लेकिन है तो भाई वाटर ही ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज होता है, या तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा या फिर लिक्विड से गैस बन जाएगा, केवल स्टेट चेंज होगा। लेकिन जो हमारा मेन चीज़ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब वाटर है तो वो वाटर ही रहेगा, चाहे वो बर्फ़ के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी के फॉर्म में, या फिर चाहे वो वेपर के फॉर्म में हो, रहेगा वाटर ही हमारा, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल चेंज में कोई दिक्कत समझ में आया। नेक्स्ट, अगला हमारा है केमिकल चेंज। तो आइए जरा केमिकल चेंज को भी समझते हैं, ये क्या है। जो चीज़ आपने फिजिकल चेंज में पढ़ा ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है केमिकल चेंज। क्या है इसमें, आइए समझते हैं। देखिए, पहला है हमारा केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म। इसमें हमारा एक नया सबस्टांस बनता है, उसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता था, ठीक है। मतलब जब आप केमिकल चेंज करेंगे तो इसमें कोई नया सबस्टांस आपको बनता हुआ दिखेगा। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है, मतलब जो इसको आपने एक बार कर दिया दोबारा आप उसको बदल नहीं सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ये कैसे चेंज होते हैं? इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि ये दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ कोल। जैसे आप एक कोयले को जलाओगे तो वो राख बन जाता है, ऐस। क्या उस राख को दोबारा हम लोग कोयला बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यह परमानेंट चेंज है, एक बार जो हो गया सो हो गया। उसके बाद ऊड यानी कि लकड़ी, उसको जलाओ राख बन जाएगा, पत्ते को जलाओ राख बन जाएगा, दोबारा हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ये सब हो गया हमारा केमिकल चेंज। अब आइए आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल चेंज इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब आइए चैप्टर के हेडिंग पे, क्या एक वर्ड आपको दिखा था केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया। इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग बाद में आगे समझेंगे। तो चैप्टर का हेडिंग हमारा बेसिकली दो चीज पे है, पहला केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमें अभी तुरंत हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है केमिकल चेंज, जो कि परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपके सामने आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इसका चारों पॉइंट और इसका चारों पॉइंट बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसको ही आपको सेम टू सेम वहां पे जाके लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। द गिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देखिए, आपके बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में
कि कैसे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किया, कोई 2-3 चीज़ आपने मिक्स किया, उल्टा पुल्टा कुछ भी आपने किया, आपको कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका ना कुछ यहाँ पे कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है कि यदि इसमें से कुछ यदि हो रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका केमिकल रिएक्शन भी हो रहा था या फिर हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किया, आपने कुछ 2 चीज़ आपने आपस में मिलाया बुलाया, कुछ भी किया, यदि ऐसा करने से उसका स्टेट चेंज हो गया तो समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर उसका चेंज हो गया कलर, तो भी समझना है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर उसका टेम्परेचर हमारा चेंज हो गया है, तो घट गया टेम्परेचर या फिर तो बढ़ गया, तो बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो तब पता चलेगा जब इन चारों में से यदि कुछ भी हो रहा हो, चारों में से कोई एक भी चीज़ हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यदि चारों में से चारों हो रहा है तब तो और बढ़िया हमारे लिए है, ठीक ना। बेसिकली ज़्यादातर केस में केमिकल रिएक्शन तभी माना जाता है जब चारों हो, ठीक ना। इक्का दुक्का से काम नहीं चलता है, मतलब जब ये चारों होता है तभी केमिकल रिएक्शन भी हमारा होता है, मतलब कहलाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए हम कब मानेंगे या फिर कब बोलेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब बोलेंगे जब ये सारों चीज़ उसमें हो रहा हो, उसमें स्टेट भी चेंज हो रहा हो, कलर भी चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो और गैस का भी प्रोडक्शन हो रहा हो। यदि ये सब चीज़ हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि गैस का प्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो आइए अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए यहाँ पे था ना हेडिंग हमारा केमिकल रिएक्शन, तो आपने समझ लिया। अब आप समझो इक्वेशन क्या होता है। देखो इक्वेशन बोलो या केमिकल इक्वेशन बोलो, बात एक ही है। तो आइए समझते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन या फिर इक्वेशन क्या होता है। देखिए इस टॉपिक में पहले तो आपको समझना पड़ेगा 2 चीज़ें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या होता है समझिए। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं, पहले वाले क्लास से हमने क्लास 9th में 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए आपको केमिकल रिएक्शन करना है तो भाई 2-3 चीज़ तो आप कुछ ना कुछ तो मिलाओगे, मिक्स करोगे ही। तो जिस चीज़ को आप मिलाओगे या फिर मिक्स करोगे वही चीज़ हमारा कहलाता है रिएक्टेंट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक एग्जाम्पल भी है। चलिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे सबसे नीचे आप देखोगे एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मतलब कि आप एक केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि आप ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को आपस में मिलाने जा रहे हैं। तो देखो भाई आपने क्या मिलाया, 2 चीज़ आपस में, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो ये दोनों चीज़ इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मतलब वही होता है कि वो सबस्टेंस या फिर वो चीज़ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कर रहा है पार्टिसिपेट, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड तरफ लिखते हैं और उसके बीच में एक प्लस का साइन दे देते हैं। प्लस का साइन का मतलब होता है कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक ना। तो रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके बीच में प्लस का साइन दे देंगे। अगला है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या है देखिए, द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जब आप रिएक्शन करोगे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, तो जो चीज़ नया हमारा बनेगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये रिएक्टेंट कहला गया। इन दोनों के रिएक्शन से बना क्या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्शन के बाद जो हमारा नया सबस्टेंस बनेगा, जो बनकर तैयार होगा, उसको हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि RHS विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। यहाँ पे भी प्लस का साइन देंगे, हालांकि यहाँ पे सिंगल चीज बना है तो प्लस का साइन हमने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे यदि कुछ और भी बनता तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन देके उसका नाम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में एक एरो का साइन है ना। ये क्या है देखिए, द एरो हेड, यानी कि ये वाला जो साइन है
पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो आप एरो देख रहे हो ये डायरेक्शन बताता है रिएक्शन का कि भैया रिएक्शन इधर हो रहा है और रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इधर ही बनेगा, किधर, राइट हैंड के साइड। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल तो आपने समझ ही लिया। तो रिएक्टेंट वो चीज़ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोडक्ट वो चीज़ जो रिएक्शन में हमारा बन के तैयार हो जाएगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, और एरो बेसिकली रिएक्शन को दिखाता है कि रिएक्शन किधर हो रहा है या फिर नया सब्सटेंस हमारा किधर बन रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा है वर्ड इक्वेशन। अब आइए समझते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। देखिए, अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन which is expressed in words rather than symbols and formulae of the reactants and products। मतलब देखो, वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि आप रिएक्शन को दिखा रहे हैं लेकिन उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है या फिर जो रिएक्टेंट है उसको आपने वर्ड में लिख के दिखाया है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा, अभी दोबारा वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा, आपने वर्ड में लिखा ना, इसी को हम लोग कह देते हैं वर्ड इक्वेशन। और जो इसका प्रोडक्ट बना वो भी क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी अपने वर्ड में ही लिखा, इसको हम लोग कह देते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का सिंबल या फिर फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग कभी भी फॉर्मूला का, सिंबल का, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन में कि अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शन को ही दिखाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा रहे हो तो केमिकल रिएक्शन ही दिखाएगा, लेकिन इन विच इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। लेकिन इसको हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से? वर्ड में दिखाएंगे, रेदर देन सिंबल और फॉर्मूले। किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं, किसी सिंबल का इस्तेमाल नहीं, केवल हम लोग इसको वर्ड में लिख देते हैं। ठीक ना। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड इक्वेशन हमको क्या बताता है? ये बताता है साफ साफ कि भैया देख लो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन चीज पार्टिसिपेट करा और कौन कौन चीज नया हमारा बना। ठीक ना। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों का दोनों हमारा वर्ड में लिखा हुआ है, और जो हमारा रिजल्ट बना यानी कि जो प्रोडक्ट बना वो भी वर्ड में है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये क्या कहला जाएगा? वर्ड इक्वेशन। लेकिन वही यदि हम लोग इसको सिंबल और फॉर्मूले के साथ लिख देते, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, इसका रिजल्ट बनता है MgO, इस ऐसा लिख देते तो फिर वो हमारा कहलाता केमिकल इक्वेशन। ठीक ना। आगे बढ़े, मतलब सिंबल उम्बल के साथ। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है। द एबव इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो ऊपर में आपने देखा ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट किया तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? चलिए, हर चीज़ों को समझते चलना है। अगला हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल इक्वेशंस। ठीक ना, जिसमें आपने समझा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। अब आप एक नए सब हेडिंग को पढ़िए। शुरुआत करते हैं हम लोग। वर्ड हेडिंग है हमारा केमिकल इक्वेशन। अभी आपने समझा ना वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे दिखाया? वर्ड से। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को दिखाएंगे केमिकल इक्वेशन से, यानी कि सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या हमारा केमिकल रिएक्शन ही है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले रेदर देन वर्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे देखो अभी आपने यहाँ पे देखा वर्ड इक्वेशन, यहाँ पे आप रिएक्शन को वर्ड से दिखाते हो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम लोग कभी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हम लोग सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। जैसे यहाँ पे अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, ये भी हमको क्या दिखाएगा? केमिकल रिएक्शन ही दिखाएगा। जैसे एग्जांपल आप देखो यहाँ पे ऊपर वाला ही सेम एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे सिंबल क्या डाला गया? Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन गया? MgO। तो जब आप यहाँ पे इस चीज को सिंबल और फॉर्मूला के साथ लिख दिया तो यही हमारा कहला जाएगा केमिकल इक्वेशन। लेकिन जब आप वर्ड के साथ लिख देंगे तो वर्ड इक्वेशन, सिंपल। लेकिन चाहे बात करें केमिकल इक्वेशन का, चाहे बात करें वर्ड इक्वेशन का,
दोनों का दोनों हमको बताता क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में ही बताता है, ठीक ना। चलिए कंप्लीट है, कोई भी डाउट रहे फटाक से पूछना है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा सब हेडिंग है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है आइए समझते हैं। केमिकल इक्वेशन तो आपको समझ में आ ही गया कि आप इसमें सिंबल और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड्स is equal to that of the product side is called a balanced chemical equation। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक रिएक्शन में दो चीज होगा ना, एक रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा रिजल्ट बनेगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जितना एटम का नंबर रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही एटम का नंबर प्रोडक्ट की तरफ भी होगा। यदि ऐसा है तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डोंट वरी, अभी आप थियोरी है केवल, इसको पढ़ लो, इसको हम लोग अपने बोर्ड पे बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक ना। तो अभी टेंशन आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी, बस ये थियोरी वाला पार्ट है, आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका प्रैक्टिकल चीजें जो हम लोग अपने बोर्ड पर आके समझेंगे, फॉर्मूला भी लिखना सीखेंगे, बैलेंस भी करना सीखेंगे, सब कुछ करना सीखेंगे हम लोग, तो डोंट वरी इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि रिएक्टेंट के तरफ जितना हमारा एटम होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट के तरफ भी होना चाहिए। इसी को हम लोग कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका फिर जस्ट अपोजिट है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, देखिए, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब हो गया कि रिएक्टेंट के तरफ एटम का नंबर कुछ और होगा, प्रोडक्ट के तरफ भी एटम का नंबर कुछ और होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे। तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये वाला ना आप पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा गया है इस चीज को, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी है, वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए कुछ और बातें समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, याद करिए, क्लास 9th में, और खास करके फिजिक्स में हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए आपको समझाते हैं, जो कि क्लास 9th में भी हमने आपको समझाया था कि जितना आपके बॉडी में मास अर्थ पर है उतना ही मास आपका मून पर भी रहेगा। तो मास कभी भी बदलता या फिर घटता नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब मास कभी भी ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, ठीक ना। तो मास हमेशा क्या रहता है, फिर सेम रहता है, ठीक ना। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। इसका मतलब हो गया कि जितना एटम का नंबर रिएक्टेंट के साइड में रहेगा उतना ही एटम का नंबर प्रोडक्ट के तरफ भी रहेगा, क्योंकि यहां पे हमारा अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जैसे देखो होता क्या है ना, बहुत बच्चों को लगता है कि सर केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट का मास है वो जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो अलग हो जाएगा, फिर घट बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा अप्लाई होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हमारा मास रिएक्टेंट के तरफ होगा प्रोडक्ट के तरफ भी मास हमारा उतना ही होगा, ठीक ना। मतलब रिएक्शन से पहले जितना एटम का नंबर था रिएक्शन के बाद भी एटम का नंबर उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अगला, इन अदर वर्ड्स the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले और बाद में
दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशन में एटम का नंबर हमेशा सेम रहेगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हमारा इन अ केमिकल इक्वेशन। अब जब आप एक केमिकल इक्वेशन को बनाओगे, जो कि हम लोग आगे समझेंगे भी, ये सब बस अभी आपको समझ लेना है। केमिकल इक्वेशन जब भी हम लोग बनाएंगे आगे, तो उसमें ना अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, सिंबल देते हैं उसका। जैसे केमिकल इक्वेशन में यदि कोई चीज़ सॉलिड है तो हम लोग उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। यदि कोई चीज़ लिक्विड होता है तो उसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। कोई चीज़ गैस होता है तो उसको स्मॉल जी से करते हैं। कोई चीज़ एक्वस होता है तो उसको हम लोग ए क्यू से करते हैं, ठीक ना। एक्वस क्या है, एक प्रकार का लिक्विड ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा एक्वस, यानी कि एक्वस को ए क्यू से करेंगे। और गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज, और जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में गैस बना है तो गैस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये एरो के साइन, क्योंकि गैस हमारा आसमान में उड़ जाता है ना, तो ऊपर की तरफ साइन दे देंगे, मतलब कि ये गैस बना तो है लेकिन ये बाद में एटमॉस्फेयर में जाके हमारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज फॉर्म्ड। अब जो रिएक्शन, जैसे मान लिया आपने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद आपको कुछ मिल गया, मतलब आपको कुछ सॉलिड चीज़ मिला। जैसे आपने कोई चीज़, दो चीज़ आपस में मिक्स किया, आपको कुछ सॉलिड चीज़ मिल गया, कुछ फॉर्म हो गया, नया चीज़ बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट। और उसको हम लोग सिंबल देते हैं डाउनवर्ड के तरफ। इसका मतलब हो गया कि ये जो चीज़ है हमारा, वो बन के हमारे पास आया है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन में हम लोग हमेशा देखेंगे, जो कि हम लोग अभी समझेंगे भी आगे बोर्ड पे, कि सॉलिड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से, एक्वस को स्मॉल ए क्यू से, और ये गैस बना है तो ऊपर की तरफ एरो दे देंगे, जो ये बताएगा कि गैस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। और रिएक्शन करने के दौरान यदि हमको कुछ नया चीज़ मिला है, कोई सॉलिड चीज़ यदि हमको मिला है, तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, और उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो के तरह डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो एक नया वर्ड है प्रिसिपिटेट, उसका मतलब भी समझ लीजिए क्या है। देखिए, अब प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। मतलब दो चीज़ आपने मिलाया रिएक्शन करने के लिए, और आपको कुछ ऐसा मिल गया जो कि सॉलिड है, वो मिलेगा आपको, वो मिल गया, तो वो चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेट कहलाएगा। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक ना। ये हो गया हमारा। आगे बढ़े, चलिए अब आइए थोड़ा समझते हैं है क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं अपने बोर्ड पर, क्योंकि इसके बाद का जो चीज़ें हैं आपको स्क्रीन पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे ही वो चीज़ समझ में आएगा। देखिए, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। एक काम करिए, पहले यहाँ पे जो भी ये 5 चीज़ें लिखे हुए हैं ना, इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आता है तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली अपने बोर्ड पर समझने वाले हैं। मतलब इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया गया है स्टेप वाइज। यदि एग्जाम में आ जाए कि आप कैसे बैलेंस करोगे केमिकल इक्वेशन को, तो ये आपको 5 पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में बैलेंस हम लोग करते कैसे हैं वो बोर्ड पे समझेंगे। मतलब सिंपल सा आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो चीज़ भी लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग बोर्ड पे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, समझने का मन करे तो समझिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको अपने बोर्ड पर प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड इनक्लोज द फॉर्मूला इन बॉक्स। जैसे यदि कोई इक्वेशन है, उसको पहले क्या कर दो, लिखो और उसको बॉक्स में घेर दो, ठीक है। ये पहला इसका मतलब हुआ। अभी बस आप देखो, समझो, समझ में आता तो ठीक, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो बोला क्या गया कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बॉक्स में घेर दो। मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उनका लिस्ट बनाओ, ठीक ना। बैलेंस्ड फर्स्ट, सेकंड एंड सक्सेसिव एलिमेंट। अब एक एक करके जितने भी एलिमेंट थे उन सबको बैलेंस करना स्टार्ट करो। कैसे बैलेंस करेंगे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, वो हम लोग आगे बोर्ड पे देख लेंगे। उसके बाद चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब जब आप एक बार बैलेंस कर लेंगे तो एक बार चेक कर लो कि जो हमने बैलेंस किया वो सही किया है कि गलत किया है। मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, और फिर लास्ट में इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाइए। इन्फॉर्मेटिव का मतलब हो गया
एलिमेंट के आगे हम लोग उसका सिंबल लिखते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस है, कौन प्रेसिपिटेट है, ये लिखते हैं। तो ये पांचों पॉइंट आपको एग्जाम में तब लिखना है जब पूछा जाए कि आप एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये बात आपको लिखना है। लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम लोग अपने बोर्ड पर समझेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ के बाद हम लोग सीधा अपने आने वाले हैं अपने बोर्ड पर, और बोर्ड पर आके हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में। अब समझिए कि बोर्ड पे हम लोग क्या समझेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड पर आएंगे तो आपके लिए आसान होगा, मतलब आसानी होगी और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। समझिए, हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। उस फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लेके चलेंगे हम क्लास 9th में। क्लास 9th में भी हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9th में हमने साइंस में आपको चैप्टर पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे भी हमने आपको फॉर्मूला लिखाना सिखाया था। वही चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग क्लास 10th में। आपको आता है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग दोबारा 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास लेकर उसको समझेंगे, क्योंकि आपके क्लास में इस चैप्टर में खास करके फॉर्मूला लिखना भी बोला गया है, उस फॉर्मूला को लिख के बैलेंस भी करने बोला गया है, और बैलेंस करने के बाद उसका स्टेट भी लिखने के लिए बोला गया है। तो हम लोग बोर्ड पे क्या क्या समझेंगे, पहले तो बोर्ड पे हम आपको कुछ एलिमेंट का नाम देंगे, उसका सिंबल देंगे और उसका वैलेंसी देंगे 1 से लेकर 30 तक। उस एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। उसके बाद फिर हम आपको सिखाएंगे बोर्ड पर फॉर्मूला लिखना क्रिस क्रॉस मेथड से, और फॉर्मूला जब आप लिखना सीख लेंगे तो उसको फिर बैलेंस करना सिखाएंगे, और बैलेंस करना जब सीख लेंगे तो फिर हम आपको उसका स्टेट लिखना सिखाएंगे। इतना कुछ जब हम लोग कर लेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे हम लोग अपने स्क्रीन पर और टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये भी हमारा स्क्रीन पे ही होने के लायक वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी थियरी चीज़ें हैं, ये लोग अपने ये सारी चीज़ें हम लोग अपने स्क्रीन पर ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आज हम क्लास ओवर कर रहे हैं, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो सीधा अपने बोर्ड पर आएंगे और फॉर्मूला लिखना, बैलेंस करना, स्टेट्स लिखना, उसका सब कुछ हम लोग अपने बोर्ड पर सीखेंगे। जब वो एक बार 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा हम लेकर आएंगे आपको स्क्रीन पर और टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस समय पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पूरा पूरा का पूरा आपको शेड्यूल पता चला कैसे कैसे क्या करेंगे। चलिए, तो कल जब हम लोग अपने बोर्ड पर आके इसको समझेंगे तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आखिर सर अचानक बोर्ड पे क्या आ गया, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को समझ में आया सब कुछ। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, और कल हम लोग आते हैं अपने बोर्ड पर लाइव, और लाइव हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे लिखना होता है, बैलेंस कैसे करना होता है और स्टेट कैसे लिखना होता है। उतना करने के बाद फिर 3-4 क्लास उसमें लगेगा। उसके बाद फिर आपको चैप्टर में फॉर्मूला लिखने में, बैलेंसिंग करने में, स्टेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग अपने इस टॉपिक पे आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, यानी कि कल, और कल हम लोग लाइव रहेंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।